हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे एक कार्यक्रम हमारे गुण, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए, और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास शिक्षा और मनोरंजन के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे, और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई।
मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें।
कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम अगले कुछ हफ्तों तक डीडी बिहार स्कूल टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और कोरस्टोन नाम की एक संस्था द्वारा आप तक लाया जा रहा है। कोरस्टोन और बीईपीसी साथ मिलकर बिहार के कई मध्य विद्यालयों और केजीबीवी में कक्षा 7 और कक्षा 8 के साथ समुत्थान आधारित कार्यक्रम यूथ फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट चलाते आ रहे हैं। आप में से कुछ बच्चों ने शायद इस कार्यक्रम के बारे में अपने विद्यालय में सुना होगा, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने समुत्थान शब्द को ही पहली बार सुना होगा। कुछ लोगों को यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम सा भी लग सकता है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, मेरे दिमाग में भी आजकल यही सभी बातें चल रही हैं। तो पहले जान लेते हैं कि समुत्थान होता क्या है। सरल शब्दों में समुत्थान का मतलब होता है कि चुनौतियां या मुश्किल परिस्थिति में शांतिपूर्ण और सकारात्मक बने रहना और अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता। ठीक इस फूल की तरह जो इस बंजर जमीन में भी खिल रहा है, समुत्थान एक ऐसी ही क्षमता है जिसे हम सब सीख सकते हैं। चुनौतियाँ या परेशानियाँ हम सभी के जीवन में आती रहती है। जैसे हम देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते अभी कुछ महीनों में हमारे जीवन में बदलाव आए हुए होंगे। हो सकता है कि हम लोगों में से कुछ लोग मुश्किल भावनाओं को महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग चिंता या डर महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग गुस्सा या चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहे होंगे, या हो सकता है कि हम में से कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर के भी चिंतित होंगे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को और अपने परिवार को कैसे बेहतर महसूस करवा सकते हैं और कैसे हम सुख की तरफ जा सकते हैं। तो इन मुश्किल परिस्थितियों में समुत्थान एक ऐसी क्षमता है जो हमारी मदद करता है इन सारी परिस्थितियों से निकलने में। दोस्तों, अगले कुछ हफ्तों में हम इस वीडियो सीरीज में 3 बच्चों से मिलेंगे और उनकी कहानियां भी सुनेंगे। ये बच्चे आजकल थोड़े परेशान हैं, कुछ आपकी और कुछ हमारी तरह मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इन्हें पता चलता है कि इनके अंदर कुछ खास है, कुछ स्पेशल, और जिसकी वजह से ये मुश्किल परिस्थितियों के भी कई हल निकाल पाते हैं और ज़्यादा सुखी और खुशी महसूस करते हैं। पर पहले इनसे परिचय तो हो जाए। ये है गौहर, उमंग और नीरज, यानी हमारे गुण। इन्हीं की कहानियाँ हैं इस वीडियो सीरीज में। आशा है कि आप इन कहानियों को गौर से सुनेंगे और अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। पर पहले आप अपने कॉपी और पेन ले आइए ताकि आप ज़रूरी बातों को लिख सकें। तो चलिए आज मिलते हैं गौहर से। गौहर की कहानी को जानने के लिए हमें समय में 2-3 महीने थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी मार्च का समय, जब लॉकडाउन पहली बार घोषित हुआ था। गौहर अपने दोस्त उमंग और नीरज के साथ 8वीं में पढ़ती है। वे सभी आस पड़ोस में रहते हैं और स्कूल भी इकट्ठे आया जाया करते हैं। उनकी वार्षिक परीक्षा अभी खत्म हुई है और छुट्टियां शुरू हुई हैं। गौहर छुट्टियों का सोच के बहुत उत्साहित है। सब दोस्त मिलकर खूब खेलेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, खूब मजे करेंगे। फिर अचानक ही सब बदल जाता है। रात को टीवी पर खबर आती है कि एक नई बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है, कोविड-19, जो कोरोना नाम की वायरस यानी जीवाणु की वजह से होती है। फिर प्रधानमंत्री का भाषण भी आता है। वह कहते हैं कि सब कुछ बंद करना पड़ेगा, देश लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, 3 हफ्तों तक किसी को भी बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं है। यह खबर सुनते ही माँ का चेहरा चिंता से भर जाता है। गौहर और उसके भाई को भी कुछ कुछ फिक्र होने लगती है। उसके बाद तो गौहर को ऐसे लगता था कि पूरी दुनिया ही बस इस वायरस से घिरी हुई है। चारों तरफ सब इसी महामारी की बात कर रहे हैं। टीवी खोलो तब, माँ पड़ोसी से बात करे तब, यहाँ तक कि बड़ा भाई भी अपने दोस्तों से यही सब बात करता रहता है। गौहर को बहुत डर लगने लगता है। पता नहीं क्या है ये बीमारी, क्या है ये कोरोना वायरस,
क्या होगा इसकी वजह से। गौहर अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना चाहती है, पर उसका भाई उसे बाहर जाने से सख्त मना कर देता है। फिर गौहर माँ के पास जाके पूछती है कि माँ, कोई अगर आ जा नहीं सकता तो पिताजी घर कैसे आएंगे? वे तो शहर में ही फंसे हैं। माँ थोड़ी परेशान लग रही है। कहती है गौहर, वे किसी न किसी ट्रेन या बस में आने की कोशिश तो करेंगे, पर नहीं हो पाया तो उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। गौहर अब अपने पिता को लेकर भी चिंतित रहने लगी है। धीरे धीरे इस नई बीमारी को लेकर गौहर की घबराहट बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि रात को भी वो ठीक से सो नहीं पाती। जब आंख लगती है तो डरावने राक्षस वाले सपने आते हैं। गौहर अक्सर घबरा कर रात में उठकर बैठ जाती है। बुरे सपनों की तस्वीरें, वो राक्षस उसके दिमाग में सारा समय घूमते रहते हैं। उसका मन कहीं नहीं लगता, खाना भी ठीक से खाने का मन नहीं होता। गौहर को देखकर उसके माँ और भाई को उसकी चिंता होने लगती है। घर में पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहने पर गौहर को चिड़चिड़ाहट सी भी होती है। बात बात पर अपने छोटे भाई से लड़ती है। छोटा भाई भी उदास हो जाता है। क्यों उसकी प्यारी दीदी उसे इतना डांटती रहती है आजकल। एक दिन गौहर का बड़ा भाई उसे अपना फ़ोन ला कर देता है। गौहर, तुम्हारी टीचर का फ़ोन है। टीचर कहती है, हेलो गौहर, तुम कैसी हो? मैं सब बच्चों से उनका हाल चाल पूछ रही थी। साथ ही ये भी बताना चाहती थी कि अब दूरदर्शन पर आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है। आप उसे देखकर क्लास में पढ़ाई कर सकती हैं। अपनी पसंदीदा टीचर की आवाज़ सुनकर गौहर उन्हें वो सब बातें बता देती है जो उसके मन में होती है, कि उसे कैसे डर लग रहा है, कैसे उसे चिंता हो रही है। वह इस बीमारी के बारे में सोचती रहती है कि वो कितनी खतरनाक है, इससे कैसे बचा जाए, इससे होगा क्या। टीचर उसकी बात ध्यान से सुनती है, फिर कहती है, मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकती हूँ गौहर। ऐसे समय पर चिंता, डर, घबराहट ये सब महसूस करना स्वाभाविक है। पहले तो मैं तुम्हें कोविड-19 पर एक वीडियो भेजती हूँ, उसे खुद देखना और परिवार को भी दिखाना। बीमारी की जानकारी तुम्हें होगी तो डर थोड़ा कम होगा और बचाव के तरीके भी समझ आएंगे। पर ये हम सब के लिए कठिन समय है। इसमें मुश्किल भावनाओं को महसूस करना सामान्य है। चिंता होती है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा भी चढ़ता है। पर हम सब में एक ऐसी आंतरिक क्षमता होती है, ऐसे गुण और कौशल होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इन कठिन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। मुश्किल भावनाओं को संभाल कर कठिन समय में कार्यशील रहकर अच्छे स्वस्थ निर्णय ले सकते हैं। हमारी यही क्षमता हमें समुचित या रेजिलिएंट बनाती है। टीचर की बात सुनकर गौहर कुछ चकित होती है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? कैसे? पर मुझे तो गुस्सा आता है तो एकदम चिल्ला देती हूँ। मेरे बस में क्या है? टीचर कहती है, तुम्हारे बस में है इसे संभालना। पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। तुम्हें कौन सी भावनाएं महसूस हो रही हैं? गौहर कहती है, चिंता, घबराहट, गुस्सा। अच्छा, अपने आप से कहो कि मुश्किल भावनाएं ऐसे समय में महसूस करना बिल्कुल सामान्य है, पर तुम्हें उन्हें संभालना होगा। यानी कि ऐसे व्यक्त करना होगा कि ना तुम्हें खुद को नुकसान हो और ना ही दूसरों को बुरा लगे। तो बताओ, तुम्हें जब चिंता हो रही है तो तुम अब क्या कर रही हो और इस व्यवहार से दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है? गौहर कहती है, मैं खाना नहीं खा रही, बात भी नहीं कर रही और छोटे भाई पर तो चिल्ला दे रही हूँ। मुझे लगता है इससे मेरा नुकसान तो हो ही रहा है, पर मेरा भाई और पूरा परिवार परेशान हो रहा है। टीचर कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक गौहर। तो फिर तीसरी और आखिरी बात, इसको ध्यान से सुनो। अब सोचो एक ऐसी चीज के बारे में जिसे करके तुम्हें बहुत मजा आता है।
जो जब तुम करती हो तो तुम सब भूल जाती हो और तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ जिससे तुम्हारा ध्यान बटेगा और तुम इस वायरस और इस कठिन समय के बारे में सोचना कुछ देर के लिए रोक सकती हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे गाना सुनना, चित्र बनाना, पुरानी यादों के बारे में सोचना। बस ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। याद रहे, तुम इस वायरस या परिस्थिति को तो बदल नहीं सकती, पर खुद की प्रक्रिया पर तुम्हारा नियंत्रण है। तो बताओ, ऐसी क्या चीज़ है? गौहर के मुंह पर मुस्कान आ जाती है। हाँ मैम, मैं ऐसी कुछ कर सकती हूँ। मुझे कढ़ाई करना बहुत पसंद है। जब मैं कढ़ाई करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुखी और शांत महसूस होता है। मैं ऐसा ही करूँगी। इससे मेरा ध्यान बटेगा और इससे तो किसी को नुकसान भी नहीं। टीचर कहती है, बहुत अच्छे गौहर, पर एक काम करो, पहले तुम 1 हफ्ते का प्लान बनाओ। कैसे और कब कढ़ाई करोगी? जब कभी भी तुम्हें मुश्किल भावनाएं महसूस हो तो ये प्लान तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हें करना क्या है। गौहर ऐसा ही करती है। धीरे धीरे गौहर का डर और चिंता कम होने लगती है। उसे परिवार के साथ अब अच्छा लगता है। अपने छोटे भाई के साथ वे फिर खेलना शुरू करती है। अपनी माँ और बड़े भाई के साथ वे कुछ नई चीज़ें बनाने की शुरुआत भी करती है। वह उन्हें बताती है कि उसने अपनी मुश्किल भावनाओं को संभालना कैसे सीखा। गौहर की बात सुन के माँ कहती है, ये कितना सरल तरीका है गौहर, पर कितना फायदेमंद। तुम्हारे पापा को भी इसके बारे में बताना चाहिए। कुछ दिन बाद टीचर का फिर फोन आता है। गौहर अपना आभार व्यक्त करती है। थैंक यू मैम, अब मैं सुखी और संतुष्ट महसूस करती हूँ। टीचर ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसे फिर याद दिलाती है, हम सब में ऐसी क्षमता है, ऐसे गुण हैं जिनका प्रयोग करके हम मुश्किल समय में भी बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने गौहर की कहानी सुनी। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको याद है कि इस कहानी में क्या हुआ था? इस कहानी में हमने देखा कि गौहर को चिंता, डर और घबराहट जैसी कुछ भावनाएं महसूस हो रही थी और इन भावनाओं की वजह से वह न तो अच्छे से पढ़ाई कर पा रही थी और न तो अपने परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार कर पा रही थी। लेकिन क्या आपको पता है भावनाएं होती क्या हैं? चलिए जानते हैं। हमारे जीवन में हो रही घटनाओं के प्रति, अनुभवों और लोगों के प्रति हम जो महसूस करते हैं उसे हम भावना कहते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, डर या चिंता। इनके साथ साथ हमारे जीवन में हम और भी बहुत सारी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि गौहर की कहानी में गौहर ने कौन कौन सी भावनाओं को महसूस किया होगा? आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी से आप अपनी कॉपी निकालें और उसमें उन सारी भावनाओं को लिखें जो आपने कहानी में देखी या जो आप जानते हैं। चलिए अब हम कहानी से जुड़ी कुछ भावनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने पहले से ही इन भावनाओं को अपने नोटबुक में लिखा है तो आप उसे टिक लगाते जाइए। क्या आप इस चित्र में बता सकते हैं कि गौहर कौन सी भावनाओं को महसूस कर रही होगी? गौहर अभी यहाँ पर उत्साहित महसूस कर रही है। उत्साह का मतलब होता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम उत्साहित महसूस करते हैं। जैसे कि छुट्टियों के बारे में सोचकर गौहर और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे थे कि वो अपनी छुट्टियों में खूब मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि आपने उत्साहित कब महसूस किया था? क्या आपको भी उत्साहित महसूस करते समय मेरी ही तरह गुदगुदी होती है? क्या आप इस भावना को पहचानते हैं? मायूसी। हम मायूसी तब महसूस करते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। जैसे कि लॉकडाउन के समय गौहर बहुत मायूस महसूस कर रही थी जब उसे पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पाएगी।
और ये कौन सी भावना है? जी हाँ, चिंता। गौहर को चिंता तब महसूस हो रही थी जब अपने पिताजी के बारे में सोच रही थी कि वो शहर में कैसे होंगे। हमें चिंता तब होती है जब हम वर्तमान और भविष्य में आने वाली समस्याओं को लेकर परेशान होते हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के समय क्या आपको भी किसी बात की चिंता हो रही थी? क्या आपने कभी किसी को इस तरह का चेहरा बनाते हुए देखा है? जी हाँ, इस तरह का चेहरा हम तब बनाते हैं जब हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। कोई समस्या जब हमारे साथ बार बार हो रही होती है, हमें तंग कर रही होती है या हमारे अनुसार नहीं होती, तब हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। क्या गौहर की कहानी में आपने कभी गौहर को चिड़चिड़ापन महसूस करते हुए देखा है? जी हाँ, आपने सही सोचा। गौहर ने भी चिड़चिड़ापन महसूस किया था। इसी वजह से वो अपने छोटे भाई से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करने लगी थी। क्या आपने कभी चिड़चिड़ापन महसूस किया है? उदाहरण के लिए, जब पहली बार ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने सोचा था कि ये लॉकडाउन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, जिस वजह से हम अपने विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही कहीं घूमने जा पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। चलिए अब इस चित्र को देखिए और बताइए ये कौन सी भावना है? ये है शांति। शांति हम तब महसूस करते हैं जब हमारा मन स्थिर होता है, हमें किसी भी चीज़ की उदासी नहीं होती, हम उदास महसूस नहीं करते, हम घबराहट महसूस नहीं करते, तब हम शांत महसूस करते हैं। क्या आपको याद है कि गौहर ने शांत महसूस करने के लिए क्या किया था? गौहर ने शांत महसूस करने के लिए सोचा कि वो किस बात से परेशान है और उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान अपने कढ़ाई में लगाया, जो कि करना उसे बहुत पसंद है। अब इस चित्र को देखिए और बताइए ये कौन सी भावना है? ये वह भावना है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल था और हमने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया। जी हाँ, ये गर्व की भावना है। गौहर की माँ देखती है कि गौहर अपनी मुश्किल भावनाओं को संभालने के लिए काम कर रही है और उसका व्यवहार भी अच्छा हो रहा है, तो गौहर की माँ को अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। अभी अभी हमने गौहर की कहानी सुनी और भावनाओं को भी जाना। चलिए अब गौहर की कहानी को आगे देखते हैं और जानते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। कहानी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जहाँ पे गौहर को कुछ भावनाएं महसूस हुई। चलिए हम देखते हैं कि आप उस भावनाओं को पहचान पाते हैं या नहीं जो गौहर महसूस कर रही है। कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो गौहर को लगने लगा कि अब उसका विद्यालय खुल जाएगा और वो अपने दोस्तों से भी मिल पाएगी। वैसे ही कुछ दिनों के बाद शिक्षिका का फोन आता है और उसे लगा कि शिक्षिका उसे ये बताने वाली है कि उसका जल्द ही विद्यालय खुल जाएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टीचर का जब फोन आया तो गौहर को कौन सी भावनाएं महसूस हो रही होगी? उत्साह या डर या दोनों? तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए और इसका उत्तर लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। गौहर अभी उत्साह महसूस कर रही होगी। उसे लग रहा होगा कि अब उसका विद्यालय जल्द ही खुलने वाला है और अपने दोस्तों से मिलने वाली है और विद्यालय खुलने का वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो कहानी आगे सुनते हैं हम लोग। फोन पर गौहर शिक्षिका से पूछती है, मैम आपने विद्यालय खुलने के बारे में बताने के लिए फोन किया है ना? शिक्षिका कहती है, लॉकडाउन तो खत्म हो गया है गौहर, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय कुछ दिनों के बाद ही खुलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जब शिक्षिका की बात गौहर ने सुनी तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा? मायूसी या चिड़चिड़ाहट या दोनों? तो चलिए इसका उत्तर आप अपनी कॉपी पे लिखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। गौहर यहाँ पे मायूस महसूस कर सकती है क्योंकि उसे लगा कि विद्यालय अब खुल जाएगा और वो अपने दोस्तों से मिल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर शिक्षिका गौहर को बताती है कि जो पर्यावरण पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला था वो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे तुमने पूरा किया है
और बहुत अच्छे से इस पे काम किया है और यह जो तुमने फ़ोटो भेजा है उसे देख करके मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आपको क्या लगता है कि गौहर अपनी शिक्षिका की बात सुन करके कैसा महसूस कर रही होगी? गर्व या चिड़चिड़ाहट या दोनों? तो गौहर अपनी शिक्षिका की बात सुन करके गर्व महसूस कर रही होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरे लगन के साथ उस काम को पूरा किया है। दोस्तों, अभी हमने जाना कि गौहर को कई तरह की भावनाएं महसूस हुई, जैसे कि चिंता, डर, उत्साह, घबराहट इत्यादि। इनमें से कुछ भावनाएं ऐसी थी जिनकी वजह से गौहर बहुत बुरा महसूस कर रही थी, जैसे कि घबराहट, डर, और इसकी वजह से वो न तो अपना काम कर पा रही थी, न पढ़ाई में ध्यान दे पा रही थी। तो इस तरह की भावनाओं को हम मुश्किल भावनाएं कहते हैं, और ये भावनाएं हमारे काम में रुकावट डालती हैं और इनकी वजह से अच्छे फैसले ले पाना भी कठिन होता है। पर कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, कुछ भावनाएं मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन हमें इन्हें संभालना सीखना चाहिए। गौहर की कहानी में हमने देखा कि कोरोना की वजह से गौहर को डर महसूस हो रहा था और पिताजी को लेकर वो चिंतित महसूस कर रही थी, और लॉकडाउन की वजह से विद्यालय न जा पाने के कारण उसे चिड़चिड़ाहट भी महसूस हो रही थी। तो क्या आपको याद है कि इन भावनाओं को जब गौहर महसूस कर रही थी तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमारे पास 5 सेकंड का समय है। बहुत अच्छे दोस्तों, तो हमने देखा कि इन भावनाओं के कारण गौहर ने खाना खाना बंद कर दिया था और वह अपने भाई के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, ये सोचने की कोशिश करिए कि जब आपको मुश्किल भावनाएं महसूस होती हैं तो आप क्या करते हैं। जैसे कि जब आपको चिंता महसूस होती है तो क्या करते हैं, या जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं। तो जल्दी से इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। मुश्किल भावनाएं महसूस होने पर लोग अक्सर इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, जैसे कि वो रोने लगते हैं, या फिर चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, या फिर संगीत या प्रार्थना सुनते हैं, या फिर किसी और चीज में अपना मन लगाते हैं, जैसे कि टहलने चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में भी लिखते हैं। कुछ लोग चीखते चिल्लाते या गुस्सा भी करते हैं। तो इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता या हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते। जैसे कि गौहर की शिक्षिका ने उसे सुझाव दिया कि वो कढ़ाई कर सकती है, जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और उसे भी बेहतर महसूस होगा। तो इसे हम स्वस्थ प्रतिक्रिया कहते हैं। और कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे स्थिति और बदतर हो जाती है, जैसे कि खाना खाना बंद कर देना या दूसरों से लड़ना इत्यादि। तो इस तरह की प्रतिक्रियाओं को हम अस्वस्थ प्रतिक्रिया कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ूंगी, और अगर आपको लगे कि यह प्रतिक्रिया स्वस्थ है तो आप अपना अंगूठा ऐसे ऊपर करें, और अगर आपको लगे कि यह प्रतिक्रिया अस्वस्थ है तो अपना अंगूठा नीचे कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रोने लगते हैं। क्या यह प्रतिक्रिया स्वस्थ है? हाँ, कुछ हद तक ये प्रतिक्रिया स्वस्थ हो सकती है, जैसे इससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हम दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बहुत दिनों तक रोने से या किसी काम में मन न लगाने से यह प्रतिक्रिया अस्वस्थ भी हो सकती है। लोगों से बात करना बंद कर देना, क्या यह प्रतिक्रिया स्वस्थ है? नहीं। अगर हम लोगों से बात नहीं करते तो हम अपने ही अंदर घुटते रह जाते हैं और वो भावनाएं हमारे अंदर ही रहती है और धीरे धीरे वो भावनाएं बड़ी हो जाती हैं। प्रार्थना या ध्यान लगाना, ये प्रतिक्रिया एक स्वस्थ प्रतिक्रिया है। संगीत सुनना या टहलने चले जाना, ये भी एक स्वस्थ प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम अपना ध्यान किसी और काम में लगाते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है।
गाली गलौज करना, क्या ये एक स्वस्थ प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अस्वस्थ प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम दूसरों को हानि पहुंचाते, दूसरों को ठेस पहुंचाते और हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। फिर है अपनी डायरी में अपनी भावनाओं के बारे में लिखना। ये एक स्वस्थ प्रतिक्रिया है, क्योंकि इससे हमें अच्छा महसूस होता है और वो जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं। चीखना चिल्लाना, क्या ये एक स्वस्थ प्रतिक्रिया है या अस्वस्थ प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही, ये एक अस्वस्थ प्रतिक्रिया है। बहुत अच्छे दोस्तों, तो अभी हमने सीखा कि हम सभी अनेक प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमें कठिन लग सकती है और ये हमारे काम और जीवन में रुकावट भी डाल सकती है। कोविड-19 जैसी परिस्थिति में या किसी भी मुश्किल परिस्थिति में चिंता, डर, घबराहट या चिड़चिड़ाहट जैसी मुश्किल भावनाओं का अनुभव करना सामान्य है और स्वाभाविक भी है। और जब भी हमें कोई मुश्किल भावना महसूस हो तो हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए। मुश्किल भावना महसूस होने पर हमें स्वस्थ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी एक ऐसी प्रतिक्रिया जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और हमें भी बेहतर महसूस हो। दोस्तों, आशा है कि आप इन सभी बातों को याद रखेंगे। अगले कुछ हफ्तों तक हम भावनाओं को संभालने के और भी कई तरीके सीखेंगे, पर इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक काम है। आप इस तरह का एक टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिए और आने वाले हफ्ते तक यह ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन सी मुश्किल भावनाएं महसूस हुई, और इस तरह ये लिखिए कि जब वो भावना आपको महसूस हुई तो आपने क्या प्रतिक्रिया दी। ऐसा करने से आप भी गौहर की तरह मुश्किल भावनाओं को संभालने के तरीके सीख सकते हैं और कोविड-19 जैसी मुश्किल परिस्थिति में भी समुचित बन सकते हैं, ठीक इस फूल की तरह जो इस बंजर जमीन पर भी खिलता रहता है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। नमस्ते। कोरोना को हम मात देते, घर में हम सब खुश रहते। पूछ रहे हैं कैसे? देखिए तो ऐसे। देखो तारा, सुबह हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। जल्दी सोती, जल्दी उठती, कसरत करके मैं ऊर्जा पाती। टाइम से मैं खाना खाती, टाइम से पढ़ाई करती, हर दिन कुछ मजेदार करती। ड्राइंग पेंटिंग बहुत करूं, अपनी चीजों का ध्यान रखूं, अप्पा को ना परेशान करूं। थोड़ा टीवी, थोड़ा गाना, डांस करके धूम मचाना, बोल होने का नहीं बहाना। कोरोना से बचकर यूं दिन गुजरे तो घर रहने से क्यों हम डरे। रूटीन में रहना बहुत जरूरी, तारा भी समझे बात ये पूरी। आज का दिन था बहुत प्याला, नींद आई अब सोए की ताला। गुड नाइट अप्पा। गुड नाइट तारा। आज अलग है हमें कुछ करना, बताओ तारा को क्या क्या है करना। आज हमें है पपेट बनाना, कागज के जहाज उड़ाना, घर के कामों में हाथ बटाऊं, फिर कहानी सुनूं और सुनाऊं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। बहुत पुरानी बात है। कोरोना से बचकर जब घर में ही रहना तो साथ में क्यों ना समय बिताना। देखो मजेदार खेल है कितने, सुबह शाम जब ना आए कोई मिलने। रोज नया मैं कुछ सीखूं, हाथों को मैं साफ रखूं, सबसे थोड़ा दूर रहूं, चेहरे को बिल्कुल न छूऊं। अप्पा ये सब मुझे सिखाते, कोरोना से बचने के उपाय बताते। अप्पा मेरी हर मुश्किल सुलझाते, अच्छे से बातें समझाते, नहीं लगाते वो डांट फटकार, मेरी गलती को देते सुधार। और अगर ना सुनूं मैं उनकी बात
तो टीवी फोन टाइम देते हैं काट। टीचर से हम बातें करते, स्कूल की पढ़ाई को भूला करते। हर दिन अब्बा मुझसे पूछकर पढ़ने का समय रोज तय करते। सुबह 1 घंटा, शाम 2 घंटे, सवालों का बक्सा रोज हम भरते। छोटी छोटी कहानी तुम लिखना, स्कूल खुले तो टीचर को दिखाना, हर विषय को फिर से दोहराना, स्कूल खुलने तक भूल न जाना, मुझसे नानू से पूछ पूछ कर हर मुश्किल सवाल आसान बनाना। जब स्कूल ऑफिस बाहर न जाना तो अनहोनी नहीं मन का घबराना, किसी बात पे आंसू जो आए, मन भारी लगे कुछ समझ ना पाए तो दोस्तों को फोन लगाएं, थोड़ा नानू से भी बतियाएं, घर में सबसे गप लड़ाएं पर अफवाहों को ना फैलाएं, खुल के सारी बात करें, उलझी गुत्थी को सुलझाएं। अब्बा नानू से हर जवाब मिले, वो सही बात पे मेरी तारीफ करें। कितनी भी सवालों की हो कुलबुलाहट, अब्बा को नहीं होती झुंझलाहट। थक जाऊं तो लेट में जाती, थोड़ा सा आराम में करती। मैं खुश रहने की कोशिश करती, खुद हंसती सबको भी हंसाती। घर में आपस में प्यार बढ़ाओ, एक दूजे का हौसला बढ़ाओ, सोचो कि ठीक है हम सब, इस जंग में एक है हम सब। अप्पा, तारा, नानू और दोस्त हम सब एक साथ जरूर देंगे कोरोना को मात। क्यों तारा? हा? अप्पा और तारा की ओर से बाय बाय, गुड नाइट। किसके लिए है होम क्वारंटाइन? होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार न हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर भी संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में दरवाजा बंद करके रहें। यदि अलग कमरा संभव न हो तो घर के दूसरे सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, बिस्तर तो बिल्कुल शेयर न करें। यदि संभव हो तो अलग शौचालय का प्रयोग करें। यदि संभव नहीं तो हर शौच के बाद शौचालय को अच्छी तरह साफ कर दें। हर समय मास्क लगाए रखें। 6 से 8 घंटों के अंदर नया मास्क बदल लें। साबुन, पानी या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ को धोएं। अपनी घरेलू चीज़ों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया आदि घर के अन्य सदस्यों से साझा न करें। कमरे, टेबल एवं अन्य फर्नीचर की नियमित फिनाइल मिले पानी से सफाई करें। कोई भी लक्षण, बुखार, खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर 104 पर संपर्क करें एवं मेडिकल सहायता मिलने तक घर पर अलग थलग यानी क्वारंटाइन रहें। और सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन लापरवाह न रहें। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का।
वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयान अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं।
आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।